और खबर यमुनानगर से, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यमुनानगर अनाज मंडी में आयोजित एक रैली में भाग लिया। वहीं इस रैली का आयोजन 3 बार के विधायक डॉक्टर BL सैनी ने किया है और जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली के नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन की। इस मौके पर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और मुख्यमंत्री ने रैली में भाग लेते हुए यमुनानगर से भाजपा की मेयर प्रत्याशी सुमन मेहमनी और 22 वार्डों के उम्मीदवारों को विजय बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के तहत तेजी से विकास हो रहा है और नगर निगम में भाजपा की मेयर बनने से इस गति को और बढ़ावा मिलेगा। नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में पूर्व विधायक कमरपाल गुर्जर की तारीफ करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में 10 वर्षों में 760 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं, जबकि भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में मात्र 350 करोड़ रुपए का विकास हुआ है। उन्होंने ये भी बताया है कि सरकार की नीति सबका साथ सबका विकास है और सभी क्षेत्रों में समान विकास कार्य किए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने इस मौके पर हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे तेज विकास कार्यों की सराहना की और चुनाव में भाजपा के सभी प्रत्याशियों की जीत का विश्वास भी जताया। इस रैली में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सापरा और अन्य नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। और इसी के साथ ही कांकेर से खबर, जहां पर मनकेश्वरी बाईपास के पहाड़ में आग लगी है। अज्ञात कारणों के चलते लगी है आग। वन्य जीव जंतुओं के आशियाने जलकर खाक हो गए हैं। वन विभाग की टीम को आग लगने की सूचना भी दी गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी रही। वन विभाग की टीम आग पर काबू भी पाया है। कांकेर वन परिक्षेत्र के मनकेश्वरी बाईपास पहाड़ की घटना है। सूचना पर वन विभाग की टीम भी पहुंची है। साथ ही आग पर काबू पाने में जुटी है वन विभाग की टीम। तो भीषण आग लगी है। कांकेर वन परिक्षेत्र के मनकेश्वरी बाईपास के पास ये आग लगी है और इसी के साथ ही बाईपास के पहाड़ में ये आग लगी। अज्ञात कारण बताए जा रहे हैं। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है और वन्य जीव जंतुओं की आशियाने अब पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। और भिंड से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर PM श्री MJS कॉलेज के प्राचार्य पर गोली चलाने का मामला है। SP ने कोतवाली TI प्रवीण चौहान को लाइन अटैच किया। प्राचार्य पर गोली चलने के बाद कार्रवाई नहीं करने पर एक्शन लिया गया। मानसिक प्रताड़ना के चलते TI को हटाया गया। प्राचार्य ने TI के खिलाफ SP से शिकायत की थी और 2 दिन पहले कॉलेज चलाई गई थी गोली और पूर्व कर्मचारी ने ऑफिस में कट्टे से प्राचार्य पर गोली चलाई थी। बाल बाल बचे थे प्राचार्य राम अवधेश शर्मा।
अन्य लोगों के खातों में स्थानांतरित कर दी गई, जिससे करीब 3 करोड़ 40 लाख का ये घोटाला किया गया, जिसकी जांच द्वारा कराई। पीएमओ साहब के आवेदन पर से 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। पंजाब द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान में मोगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी महावीर गांधी के दिशा निर्देशों और एंटी नारकोटिक्स ड्रग सेल मोगा की टीम ने 100 ग्राम हेरोइन के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक डीएसपी ने बताया है कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गांव बुद्ध सिंह वाला निवासी गुरसेवक सिंह को जय सिंह वाला रोड के पास गिरफ्तार किया गया। और वहीं आरोपी के खिलाफ थाना बाघा पुराना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की पूछताछ जारी है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 2 दिन का रिमांड प्राप्त किया है ताकि नशे के नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों के बारे में जानकारी मिल सके। पुलिस की यह कार्रवाई नशे के खिलाफ सख्त रुख को दर्शाती है। मोगा ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਗਾਂਧੀ ਆਈਪੀਐਸ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਾਡੀ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਮੋਗਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਆਕਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ वासी पिंड बुद्ध सिंह वाला थाना बाघा पुराना है। और रायबरेली में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए हर्ष फायरिंग की गई। बार बालाओं पर नोटों की बौछार के साथ युवकों ने हर्ष फायरिंग की है। वहीं हर्ष फायरिंग करते वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। तो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है हर्ष फायरिंग का ये वीडियो। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बेटा कला गांव का मामला है। और अलीगढ़ से खबर, जहां पीड़ित महिला ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है। ससुराल पक्ष पर छेड़छाड़ मारपीट का आरोप लगाया। इसी के साथ ही पीड़ित महिला ने आरोप लगाए एसएसपी से शिकायत की है। ससुराल पक्ष के लोग बुरी नियत रखते हैं, पीड़ित महिला का ऐसा आरोप है। महिला द्वारा विरोध करने पर ससुराल पक्ष ने घर से निकाला। अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र का है।
अनिल मीणा इसी खबर पर हैं। अनिल, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पीड़ित महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है, बुरी नीयत रखने का भी आरोप लगाया गया है, पूरा मामला क्या है आखिर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां की अगर बात की जाए लगातार देखा जा रहा है कि जो पीड़िता है उसने अपने ससुराल के लोगों पर बुरी नीयत रखने का आरोप लगाया है। उसी को लेकर उसने एक तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर अगर बात की जाए तो तहरीर के आधार की अगर बात की जाए तो पुलिस तत्काल जांच की बात कर रही है, लेकिन पुलिस का जो कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो महिला के द्वारा, उसकी जांच की जा रही है। जांच के मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और करने के बाद में जो अधिकारी है वो जांच में लग गए हैं और अधिकारियों का कहना है कि जो जांच सही होगी उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जांच की जा रही है, तहरीर प्राप्त हुई है, तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अनिल, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। खबर बता रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पर थाना खैर क्षेत्र का मामला है। महिला ने गंभीर आरोप अपने ससुराल पक्ष पर लगाया है। और बांदा से खबर, जहां पर भाजपा नेता ने फतेहपुर भाजपा जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाया है। फतेहपुर भाजपा जिला अध्यक्ष पर 50 लाख हड़पने का आरोप है। बांदा के भाजपा नेता ने संगठन में पद पाने के लिए 50 लाख दिए थे। सोशल मीडिया पर ऑडियो और लेटर वायरल होने से भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। भाजपा नेता ने 10 दिसंबर को राष्ट्रीय महामंत्री को लिखा था पत्र। संगठन में उचित पद दिलाने के लिए 50 लाख लेने का आरोप है और राजनीतिक गलियारे में जिला अध्यक्ष पर रुपए हड़पने का भी आरोप है। फतेहपुर जिला अध्यक्ष ने पार्टी व मेरे साथ विश्वासघात किया है, ऐसा आरोप अजित की ओर से लगाया जा रहा है। पत्र वायरल होते ही प्रदेश संगठन ने संज्ञान लिया। 3 सदस्यीय टीम अब मामले की जांच करेगी। वहीं 7 दिनों में रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। फतेहपुर जिला अध्यक्ष से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। नमस्कार, इस समय हम खड़े हैं पूर्व क्षेत्रीय महामंत्री कानपुर बुंदेलखंड अजीत गुप्ता के घर के बाहर। अभी ये जो पूरा प्रकरण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे भाजपा की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। मैं आपको बता दूं कि हमने यहाँ जो अजीत गुप्ता के घर आए थे, उनसे मुलाकात करने और इस पर स्पष्टीकरण लेने कि आखिर क्या है पूरा मामला। हालांकि मुलाकात तो हुई, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया कि पार्टी का मामला है और पार्टी इस पर देख रही है। मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला ये है कि 10 दिसंबर 2024 को अजीत गुप्ता ने एक पत्र लिखकर राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को एक पत्र लिखा था, जिसमें ये स्पष्ट रूप से आरोप लगाते हुए कहा गया था कि फतेहपुर के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं कानपुर बुंदेलखंड के श्री प्रकाश पाल, उनके माध्यम से 50 लाख रुपए नगद पार्टी में एक अच्छा पद दिलाने के लिए लिए थे। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। और इसी बीच गाजियाबाद से आ रही है खबर। मुरादनगर शमशान में बड़ा हादसा हुआ है। खबर बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर निर्माणाधीन पानी की टंकी के शटरिंग गिरने से यह हादसा हुआ है। 6 मजदूर एम्बुलेंस में
अस्पताल भेजे जा चुके हैं। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं गाजियाबाद से। मौके पर पुलिस बल भी पहुंच चुका है। बाकी मजदूरों की खोज फिलहाल की जा रही है। तो मुरादनगर शमशान में ये बड़ा हादसा। गाजियाबाद से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। निर्माणाधीन पानी की टंकी की शटरिंग गिरने से दबे हैं कई मजदूर और इसी के साथ ही 6 मजदूर एम्बुलेंस से अस्पताल भी भेजे जा चुके हैं और पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है। बाकी के जो मजदूर हैं जो दबे हुए हैं उनका रेस्क्यू भी किया जा रहा है। मुरादनगर शमशान घाट का ये पूरा मामला है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से पुलिस बल और आसपास के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो भी पहुंच चुके हैं। शमशान घाट में पानी की टंकी से ये हादसा हुआ है और वहां पर काम कर रहे मजदूर उसमें दब गए हैं। पानी की टंकी गिरने से कई मजदूर उस मलबे में दब गए हैं। हालांकि 6 मजदूर ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल भेजा जा चुका है। जयवीर मावी इसी खबर पर है। जयवीर, पूरा मामला विस्तार से बताइए। को बता दें कि ये जो मामला है, ताजा मामला मुरादनगर का है, जहां पर निर्माण कार्य चल रहा था और निर्माण कार्य में जो मजदूर थे उस लेंटर की सेटिंग बांधने के लिए लगे हुए थे। आपको बताएं कि इसी शमशान घाट में पहले भी हादसा हो चुका था जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद दोबारा उस घटना के बाद जो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और ठेकेदार वो जेल भी गए थे। जेई भी इस मामले में जेल गए थे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर जो एक नया निर्माण कार्य चल रहा था उसकी सेटरिंग जो गिरी उसमें कई मजदूर, लगभग 1 दर्जन मजदूरों की घटना दबे होने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि 6 मजदूरों को इसे मलबे से निकालकर अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से गाजियाबाद की बात करें तो निर्माण कार्यों में लगातार भ्रष्टाचार, में इस बात को कह सकता हूँ, जिस तरह भ्रष्टाचार होता है या अधिकारियों की लापरवाही भी कह सकते हैं, उसके चलते हादसा हुआ है। एक बार पहले क्योंकि हादसा यहीं पर हो चुका था, उसके बाद भी अधिकारी नहीं चेते या कहें कि जो भ्रष्टाचार में जो अवैध कमाई थी उसके चक्कर में कहीं ना कहीं हादसा हुआ। तो हादसे लगातार गाजियाबाद में हो रहे हैं और जो निर्माण कार्य हैं, यदि सभी निर्माण कार्यों की जांच की जाए तो निर्माण कार्य कहीं ना कहीं घटिया स्तर के हो रहे हैं। उनमें तमाम निर्माण कार्यों में लापरवाही हो रही है। हालांकि पुलिस बल और प्रशासन के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और तमाम जो अधिकारी अभी हालांकि कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन इस तरह से जो हादसा हुआ है उसको लेकर जो प्रशासनिक और अधिकारियों को एक बार फिर विचार करने की जरूरत पड़ेगी। जी जयवीर, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जो मजदूर काम कर रहे थे, कितने मजदूर थे जो पानी की टंकी में काम कर रहे थे जो अभी बनाई जा रही थी, जो गिर गई और उसके अंदर कई मजदूर दबे होने की बात सामने आई? देखिए, जो अभी तक की जो बात सामने आई उस टंकी में जो निर्माण कार्य चल रहा था, लगभग 1 दर्जन मजदूर वहां पर कार्य कर रहे थे। हालांकि बात करें जो मजदूर थे उनको कोई सुरक्षा इस तरह की देनी चाहिए, सुरक्षा की जैकेट पहनाने की बात करें, जूते की बात करें, तो ऐसी सुरक्षा की जो जिनका अगर हम बात करें जो ठेका होता है, जो निविदा छुट्टी है, उस निविदा में उनके लिए अलग से उनको 2% लगभग कहा जा सकता है जो शुल्क मिलता है, जिससे जो मजदूर है उनकी सुरक्षा की जो चीजें हैं वो लगाई जाए, वो दी जाए। लेकिन कहीं भी आप जिले गाजियाबाद में देख सकते हैं जो निर्माण कार्य होते हैं वो तमाम जो कर्मचारी होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो तमाम सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं। ठेकेदार कहीं ना कहीं इन मामलों में लापरवाही करते हैं, जिसके चलते हादसा हुआ है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर वहां उस समय पर कार्य कर रहे थे। 6 मजदूरों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है और मलबे में अभी जांच जारी है। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। गाजियाबाद से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर निर्माणाधीन पानी की टंकी की शटरिंग गिर गई और गिरने से कई मजदूर दब गए हैं और इसी के साथ ही ये बड़ा हादसा हो गया। कई मजदूर घायल हैं और इसी के साथ ही उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। बुलंदशहर से आ रही है खबर जहां पर कोतवाली के सामने कार सवारों के हुड़दंग का वीडियो वायरल हो रहा है। बेखौफ हुड़दंगियों ने कोतवाली के सामने रोड पर हुड़दंग किया। वायरल वीडियो में 5 कारों में सवार युवक करते दिख रहे थे हुड़दंग। 2 दिन पुराना बताया जा रहा हुड़दंगियों का वायरल वीडियो शिकारपुर कोतवाली के सामने का मामला है।
और अनिल मीणा इसी खबर पर हैं। अनिल, जिस तरह से कारों में सवार होकर के युवकों का हुड़दंग देखा जा रहा है और वीडियो भी चूंकि वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, हर बार ये हिदायत दी जाती है प्रशासनिक तौर पर कि हुड़दंग ना मचाया जाए, बावजूद इसके ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। जी देखिए बंदना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर तारपुर कोतवाली के सामने का एक 5 गाड़ी सवारों का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें हुड़दंग मचाते हुए और बियर पीते हुए साफ साफ दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि कोतवाली के सामने हुड़दंग मचाते हुए गाड़ियां निकल रही हैं, लेकिन अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने आंखों पर पट्टी बांध ली। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद में और के न्यूज के ट्वीट करने के बाद में हालांकि अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। संज्ञान लेने की अगर बात करें तो जो शिकारपुर के जो सीओ शिव ठाकुर है, उन्होंने कहा मुकदमा पंजीकृत करा जा रहा है हुड़दंग करने वालों के खिलाफ और तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिरकार वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस क्यों जाती है? पुलिस कुंभकर्ण की नींद सोती रहती है, लेकिन उससे पहले अगर इस तरह की जो हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो तो इस तरह की जो स्टंटबाजी करते हैं और हुड़दंग करने की वीडियो वायरल नहीं हो। लेकिन लगातार देखा जाए जनपद बुलंदशहर में लगातार इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है और उसको लेकर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कोतवाली के सामने होकर हुड़दंगबाज निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस आंखों पर पट्टी बांधे कुंभकर्ण नींद से होती है। अगर इससे ही पहले अगर बात करें शिकारपुर क्षेत्र की, बहुत शुक्रिया अनिल पूरी जानकारी देने के लिए। बुलंदशहर से खबर बता रहे हैं जहां पर युवकों का हुड़दंग भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर जहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद चारबाग में अलर्ट जारी किया गया है। तो आला अधिकारी चारबाग रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण कर रहे हैं। ज्वाइंट सीपी एलओ डीसीपी सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। जीआरपी और आरपीएफ के जवान चारबाग में तैनात हैं। वहीं प्रयागराज जाने वाली ली गई ट्रेनों की सूची भी देखी जा रही है और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी भी चेक किए जा रहे हैं। सभी प्लेटफॉर्म पर जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। चारबाग में भी यात्रियों की भीड़ भी जुट रही है। भीड़ को मैनेज करने की व्यवस्था पर मंथन किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो नई दिल्ली में जिस तरह से हादसा हुआ, उस हादसे से सबक लेते हुए चारबाग राजधानी लखनऊ में भी देखा जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर चाक चौबंद व्यवस्थाओं को एक बार फिर से निरीक्षण किया जा रहा है और तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको देखा जा रहा है। अधिकारी लोग हर एक पॉइंट पर नजर रख रहे हैं। भीड़ को मैनेज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद चारबाग में अलर्ट जारी है। तमाम अधिकारी जो आला अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे हैं। रेलवे स्टेशन पहुंच करके भीड़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और संदीप मिश्रा इसी खबर पर है। संदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में जो हादसा हुआ, उस हादसे से एक तरह से सबक लेते हुए राजधानी लखनऊ में भी देखा जा रहा है रेलवे स्टेशन पर बड़े जो आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, रेलवे के अधिकारी भी पहुंच रहे हैं और देख रहे हैं कि भीड़ जहां पर ज्यादा है वहां किस तरह से मैनेज किया जाए। देखिए, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जिस तरीके से भगदड़ मची थी उसके बाद से लखनऊ में भी अलर्ट जारी किया है और इसको लेकर के लगातार अधिकारी जो है रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर रहे हैं और वहां पे जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी निगरानी की जा रही है। वहां पे एक मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है जिसके बाद से 2 कर्मचारी वहां पर तैनात रहेंगे और लगातार उसको मॉनिटरिंग करेंगे कि कहाँ पर भीड़ जो है सबसे ज्यादा है, कौन से प्लेटफॉर्म पे भीड़ सबसे ज्यादा है देखने को मिल रही है, उस प्लेटफॉर्म को देखते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ प्रयागराज जाने वाली जो जितनी भी ट्रेनें होंगी उनको तरीकेबद्ध जो है ध्यान रखा जाएगा। खासतौर पे जो प्रयागराज ट्रेनें जा रही हैं उन पर विशेष तौर पे ध्यान दिया जाए और भीड़ को देखते हुए खासतौर पे चेतावनी दी गई है। अधिकारियों को कहा गया है कि सबसे पहले भीड़ को कंट्रोल पे किया जाए और जिस यात्री के पास जो टिकट हो उसी को वहां अंदर प्रवेश किया जाए। साफ तौर पे चेकिंग के माध्यम से कह लीजिए या फिर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कह लीजिए, लगातार पुलिस की मॉनिटरिंग और इसके साथ साथ जो रेलवे की पुलिस है वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करती हुई नजर आएगी। जी संदीप, बिल्कुल मॉनिटरिंग तो हो रही है, लेकिन जो हादसा अभी राजधानी दिल्ली में हुआ, अचानक प्लेटफॉर्म बदलने से भगदड़ मची थी, तो इसको लेकर के राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो रेलवे की ओर से क्या अभी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे कि ये भगदड़ जैसा माहौल दोबारा ना बने?
देखिए, रेलवे की तरफ से अगर बात करते हैं तो लगातार इस चीज का जो है निरीक्षण किया जा रहा है कि भीड़ कहाँ पर है, और जो मौके पे जो कैमरे लगाए गए हैं आसपास, उसकी निगरानी जो है वो लगातार की जा रही है, अपने अधिकारियों के माध्यम से की जा रही है, जिससे कि अगर कहीं पर भीड़ है तो उसको कंट्रोल में किया जा सके। और बिना टिकट के अगर जो व्यक्ति यात्रा करना चाह रहे हैं, बहुत उनको शुक्रिया संदीप पूरी जानकारी देने के लिए। खबर राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद राजधानी दिल्ली में अब राजधानी लखनऊ में भी चाक चौबंद की जा रही है व्यवस्थाएं, सीसीटीवी खंगाले जा रहे, भीड़ को मैनेज करने की भी कोशिश की जा रही है। और बुलंदशहर से खबर बता रहे हैं आपको। दलित युवक के साथ दबंगों का शिकारपुर में धोखा। 500 रुपए मासिक किराया पर दबंगों ने किया मकान का किरायानामा। होटल में बदल दिया युवक का मकान। दबंगों के खिलाफ एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई। दबंगों ने 25 लाख की मांग कर दलित युवक को परेशान किया और शिकारपुर में दबंगों की दबंगई देखी गई। दलित युवक की जान को भी खतरा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ऐसी अंदेशा भी ऐसा जताया जा रहा है। फर्जी किरायानामा धोखे का शिकार दलित युवक को न्याय की उम्मीद है और एसडीएम शिकारपुर ने पीड़ित युवक को न्याय का आश्वासन भी दिया है। दबंगों ने 25 लाख की मांग की। दबंगों की दबाई देखी गई। दलित युवक को पहचान करने अपना पत्र मैंने ये दिया है कि कुछ लोग मेरी जमीन का अवैध रूप के नाम है वो उन्होंने किरायानामा 2191 का कराया है धोखे से, और वो 300 पे जबरन कब्जा कर रखा है उन्होंने, और मेरे को डराते हैं, धमकाते हैं। उसको वो वहाँ आबादी भी है और मेरे को उन्होंने बहुत परेशान कर। और एटा से खबर, जहां पर किशोर की संदिग्ध मौत से गांव में दहशत है। 13 वर्षीय किशोर का मिर्च के खेत में शव मिला। केशव का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला है। साथ ही केशव 15 फरवरी को अचानक लापता हो गया था। सूचना पर क्षेत्राधिकारी और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता आरोप रंजिशन हुई बेटे की हत्या। पुलिस मामले की कर रही जांच। आवागढ़ के नगला गांव का मामला है। अलीगढ़ से जहां पुलिस ने संदिग्ध दूध के टैंकर को पकड़ा है। टैंकर से दूध निकल मिलावट कर रहे थे संदिग्ध और पुलिस को टैंकर छोड़ फरार है। खाद्य विभाग की टीम जांच में जुटी है। पनेठी चौकीधारी ने के दौरान टैंकर को जब्त कर लिया। सैंपल की जांच कर खाद्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। अकराबाद के पनेठी का ये मामला है।
तो एटा से खबर बता रहे हैं, जलेश्वर में फर्जी आईपीएस अधिकारी गिरफ्तार किया गया। एटा पुलिस ने फर्जी अधिकारी का भंडाफोड़ किया। खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर रौब झाड़ रहा था व्यक्ति हेमंत। तो हैदराबाद के पनेठी का ये मामला है, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है और इसी के साथ ही पुलिस ने 2 टैंकर को पकड़ा है। और इसी के साथ ही साथ आपको बता रहे हैं एटा से खबर है, जहां पर आईपीएस अधिकारी जलेश्वर में फर्जी आईपीएस अधिकारी गिरफ्तार किया गया है। एटा से खबर, एटा पुलिस ने फर्जी अधिकारी का भंडाफोड़ किया। खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर रौब झाड़ रहा था व्यक्ति हेमंत बुंदेला नामक व्यक्ति को पुलिस ने घर दबोचा। फर्जी अधिकारी जलेश्वर में धाक जमाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की सतर्कता से व्यक्ति का भंडाफोड़ हुआ है और इसी के साथ ही जलेश्वर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने गिरफ्तारी की है। प्रभारी निरीक्षक ने फर्जी अधिकारी की गिरफ्तारी की पुष्टि की। आरोपी के खिलाफ पहले से ही मामला दर्ज था, एसएचओ का ऐसा कहना है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे कस्टडी में ले लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। और कानपुर वन्य प्रेमियों के लिए कानपुर प्राणी उद्यान से अच्छी खबर सामने है। यहाँ पर 51 साल के इतिहास में पहला भेड़ियों के 4 शावकों का जन्म हुआ। कानपुर प्राणी उद्यान में 4 भेड़िए हैं, जिसमें 3 मादा और 1 नर है। नए शावकों के पैदा होने के बाद इनकी संख्या है। कानपुर चिड़ियाघर देश के अच्छे ब्रीडिंग सेंटर्स में से जाना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में वन्य जीवों ने शावकों को जन्म दिया है और यहाँ पर पहली बार भेड़ियों के शावकों का जन्म हुआ है, जिससे एक और कीर्तिमान कानपुर प्राणी उद्यान के नाम से जुड़ गया है। आपको बता दें कि 2017 में आए थे कानपुर प्राणी उद्यान में। वर्ष 2017 में पहली बार भेड़िए को लाया गया था और तब यहाँ 2 मादा और 1 भेड़िया लाया था, लेकिन नर की मौत आने की वजह से यहाँ पर ब्रीडिंग नहीं हो पाई थी। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहाँ एक नर उल्फ को लाया गया था। इसके बाद यहाँ पर बच्चों का जुआ है। इससे कानपुर प्राणी उद्यान में खुश माहौल है। काफ़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि पहली बार यहाँ पर उसमें भेड़िए में बच्चे हुए हैं और 2017 में पहली बार यहाँ पर लाया गया था जोधपुर जू से। तो उसमें 1 मेल और 2 फीमेल यहाँ लाए गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश मेल की जल्दी उसमें मृत्यु हो गई थी, जिस कारण यहाँ पर लोग ब्रीड नहीं कर पाए थे। और अब हम लास्ट ईयर चेन्नई जू से 1 मेल लेकर आए थे, जिसके बाद यहाँ पर फीमेल के साथ उसने अपना पेयर बनाया और ब्रीडिंग उसमें हुई है। इसमें हमें 4 बच्चे मिले। जी जी हाँ, नहीं जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी हम लोग इसको लेकर उत्साहित हैं और दर्शक भी जो आ रहे हैं वो भी इसको देखकर काफ़ी खुश हो रहे हैं।
और इसी बीच रायबरेली से आ रही है खबर। दिल्ली में हुए हादसे के बाद अमेठी सांसद का बयान निकलकर सामने आया है। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने बड़ा बयान दिया है इस बीच। और कुंभ स्नान को लेकर दूसरी बार हादसा हुआ। किशोरी लाल शर्मा का ये बड़ा बयान, पहला प्रयागराज में, दूसरा दिल्ली में ये हादसा हुआ है। तो भगदड़ को लेकर के ये बड़ा बयान, दिल्ली में हुए हादसे को लेकर अमेठी सांसद का ये बयान देखा जा सकता है। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने इस बीच ये बड़ा बयान दिया। प्रयागराज के बाद ये दूसरी बड़ी घटना है। कुंभ स्नान को लेकर दूसरी बार ये हादसा राजधानी दिल्ली में देखने को मिला और पहला प्रयागराज में, दूसरा दिल्ली में हुआ हादसा। तो राजधानी दिल्ली में प्लेटफॉर्म बदलने के बाद ये हादसा हुआ था। यात्रियों में भगदड़ मच गई और इस बीच ये बड़ा हादसा हुआ, जिसको लेकर के किशोरी लाल शर्मा ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पहला प्रयागराज में ये हादसा हुआ, जिसके बाद अब ये दिल्ली में की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। प्रयागराज में भी भगदड़ की वजह से हादसा हुआ था और यहाँ पर भी यही देखा गया। तो व्यवस्थाएं देने का काम सरकार का होता है और वह फेल है। तो ये आरोप भी हैं किशोरी लाल शर्मा की ओर से। हादसे में मृतक के परिजनों के प्रति शोक संवेदना भी व्यक्त की। वहीं राहुल गांधी के रायबरेली दौरे को लेकर के भी जानकारी दी। और 20-21 फरवरी को रायबरेली भी आ सकते हैं राहुल गांधी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रायबरेली फैक्ट्रियों का निरीक्षण और लोगों की समस्याएं भी सुनी जाएंगी। योगदान के लिए और वहीं बात करेंगे दिल्ली भगदड़ का जिम्मेदार कौन। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात मची भगदड़ में 14 महिलाओं समेत 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना प्लेटफॉर्म 14 और 15 पर रात 10 बजे के करीब हुई। बताया जाता है कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ अचानक से बढ़ने से ये हादसा हुआ है। इस भीड़ में ज्यादातर लोग महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया। इस हादसे की हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं। शनिवार रविवार की छुट्टी के चलते महाकुंभ में जाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचने से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ को काबू पाने के लिए पर्याप्त अमला न होने से हालात बेकाबू हो गए। भीड़ एक दूसरे पर चढ़ने लगी। लोकनायक अस्पताल में आपातकालीन विभाग की प्रमुख डॉक्टर रितु सक्सेना ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि भी की। मृतकों में 11 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल। 2 की मौत लेडी हार्डिंग अस्पताल में हुई। वहीं रेलवे स्टेशन ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। एक की मौत देर रात और हुई है। और आपको ये भी बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव थोड़ी देर में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी पहुंचेंगे। वे घटनास्थल का निरीक्षण भी करेंगे। कल रात मची भगदड़ में 14 महिलाओं समेत 18 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से देने की घोषणा की है। वहीं रेलवे पुलिस उपायुक्त KPS मल्होत्रा ने बताया है कि महज 15 से 20 मिनट के भीतर रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई। प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेन पहले से लेट चल रही थी और इस बीच प्रयागराज जाने के लिए एक विशेष ट्रेन का ऐलान किया गया।
इसी दौरान भीड़ ट्रेन में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की तरफ भागने लगे। इससे भगदड़ मच गई और हादसा हो गया। जब तक स्थिति को काबू किया गया तब तक कई जानें जा चुकी थीं। रिपोर्ट में बताया गया कि प्लेटफॉर्म बदलने से हादसा हुआ। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि कल जब यह दुखद घटना घटी उस समय पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी और जम्मू की ओर जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी थी। इस दौरान प्लेटफॉर्म 14 और 15 की ओर जा रहा एक यात्री सीढ़ियों पर फिसल कर गिर गया और उसके पीछे खड़े कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घट गई। इसकी उच्च स्तरीय समिति द्वारा जांच भी की जा रही है और जिसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनका ट्वीट भी निकलकर सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर किया हुआ पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं आतिशी का। और वहीं राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया, मायावती ने भी दुख जताया है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से और मरे हैं। एक बेड पर 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। कैसे देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वहाँ। इतनी डेड बॉडी आपका नाम? खुद देखी हूँ मैं। आपका नाम क्या है? शोभा। कहाँ की रहने वाली है? मैं बिहार के रहने वाली। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी देवरानी की मौत हो गई? मेरे देवर फोन करा, यहाँ ऐसे बात हो गया, भगदड़ मच गया, मैं घायल हूँ, मेरे पत्नी खत्म हो गई। बच्चे दबे पड़े तो बच्चे दोनों सही सलामत है, पत्नी खत्म हो गई। तो जब आप अंदर गई कितने लोगों को आपने घायल या मरे हुए देखा? घायल तो 50-60 जनी घायल है। और मरे हुए तो अनगिनती है भैया, एक पर एक चौक रखा है, बहुत जनी है मरे हुए। कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? हम ट्रेन को जानते नहीं, 7 नंबर में 10 बज के कुछ मिनट में आने वाले थे। अच्छा, वहाँ पे 7 नंबर हम जा रहे थे। तो आप लोग कितने लोग थे? आपके कितने परिवार? हम 4 थे। भगदड़ किस नंबर पे मची है? बागीजा के मतलब आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ रहे हैं। कितने नंबर पे? ये जो टिकट ऊपर जो कटते हैं, जो लिफ्ट से चढ़ते हैं, वहाँ से आने में मतलब 16 नंबर आते आते आधा घंटा टाइम लग गए। आप देखे किसी को गिरते हुए? उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। क्या नाम है बेटी का? बेटी के पूजा कुमारी। और बेटा का? बेटा के रविनाश। और वाइफ का? वाइफ का शांति देवी। अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भर। और ये बड़ा हादसा हुआ है स्टेशन पर। क्यों और किसकी जिम्मेदारी, ये बड़ा सवाल है कि आखिर जिम्मेदारी अब किसकी दी जाए, जिसको लेकर के ये बड़ा हादसा राजधानी दिल्ली में हुआ है। अचानक प्लेटफॉर्म बदलने के बाद प्लेटफॉर्म बदलने से ये हादसा हुआ है। क्या है पूरा घटनाक्रम, ये आपको ग्राफिक के जरिए बता देते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई और इसी को लेकर के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 के पास ये भगदड़ हुई और भगदड़ से करीब 18 लोगों की मौत हो गई और मृतकों में 9 महिलाएं, 5 बच्चे, 4 पुरुष शामिल हैं। घायल एलएनजेपी लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराए गए। अचानक स्पेशल ट्रेन के अनाउंस से ये भगदड़ मची थी। प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की ओर भागने लगी भीड़, जिसको लेकर के ये घटना घट गई। शनिवार रात करीब 10 बजे की ये घटना है और ज्यादातर प्रयागराज महाकुंभ जा रहे थे यात्री। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से व्यथित हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से मैं व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द ही ठीक हो जाए। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट किया, दुख जताया है
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति दे। शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति और घायलों को शीघ्र स्वस्थ और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दुखद खबर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर भगदड़ के कारण लोगों की मौत। मैं बहुत दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में मैं शोक संतप्त परिजनों के साथ हूं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी दुख व्यक्त किया है। कई लोगों की मृत्यु हुई है। कईयों के घायल होने की जो खबर अत्यंत दुखद है और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं भी व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा भी करता हूं। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कहा कि प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़ के बीच रेलवे की गंभीर लापरवाही के कारण मची भगदड़ में काफी लोगों की हुई मौत और घायल होने की घटना अति दुखद है। और समाजवादी पार्टी की ओर से भी दुख व्यक्त किया गया है और सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त करते हुए ये पोस्ट भी किया गया है। और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तो घटना क्या है ये आपको बता रहे हैं। अचानक स्पेशल ट्रेन आने का अनाउंस हुआ। अनाउंस होने के बाद 14 प्लेटफॉर्म नंबर पर खड़ी ट्रेन के बाद बैठे यात्रियों के साथ ही 16 नंबर पर जब अनाउंस हुआ तो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने पर यह भगदड़ मची थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह भगदड़ मच गए। और डेन प्रीमियर लीग सीजन 11 का उद्घाटन जेएमडी वर्ड स्कूल के मैदान में हुआ और इस मौके पर डिप्टी इनकम टैक्स कमिश्नर विक्रम मनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा गुब्बारे उड़ाकर की गई, जिसके बाद टूर्नामेंट की पहली बारी की शुरुआत जेएमडी ग्रुप डायरेक्टर संजीव दीक्षित ने मुख्य अतिथि विक्रम मनी को बुके देकर उनका स्वागत किया। इस लीग का पहला मैच डेन सनराइजर्स और डेन इंडियंस के बीच खेला गया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी डेन इंडियंस की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी डेन सनराइजर्स की टीम ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट खोकर 163 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस बीच डेन सनराइजर्स के बल्लेबाज नदीम ने अहम भूमिका निभाई और नदीम ने 97 रन की शानदार पारी खेली, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला और उनके इस शानदार प्रदर्शन ने टीम को जीत दिलाने में मदद की। मुख्य अतिथि डिप्टी इनकम टैक्स कमिश्नर विक्रम मनी ने कहा कि खेल में हार जीत तो हमेशा होती रहती है, लेकिन सबसे अहम बात है पार्टिसिपेशन। उन्होंने इस मैदान पर खिलाड़ियों के जज्बे को देखकर उन्हें सराहा और कहा कि बहुत ही काबिले तारीफ है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को प्रेरणा मिलती है और खेलों को बढ़ावा भी मिलता है। रेंज 1 इनकम टैक्स रेंज 1 इनकम टैक्स रेंज 1 डीपीएल सीजन 11 का इनॉग्रेशन है यहाँ पर और आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच यहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रेंज 1 श्री विक्रम मनी जी IRS खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ परिचय प्राप्त करते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मिस्टर विक्रम मनी IRS
और संपन्नता के प्रतीक के रूप में अभी शुरू में कर रहा है। और मिस्टर अमित दीक्षित अपनी टीम के साथ प्रेजेंटेशन एरिया में आ जाएं प्लीज। भाई जी सर संजीव दीक्षित जी से रिक्वेस्ट है कि दो शब्द कह के वो सर ने कहा ग्राउंड से जुड़े रहिए, हमेशा यंग रहेंगे और स्फूर्ति रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। तो सर के हमारे हाथ में नहीं रहते हैं, ये एक टीम गेम है। रिजल्ट से ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस इंटेंसिटी किस इंटेंशन से खेलें। और मैं अपने में बता देता हूँ, मुझे लगता है अगर मेरी मम्मी ने मेरी बहुत पिटाई नहीं करी होती क्रिकेट खेलने के लिए, शायद मैं भी क्रिकेटर। पहले तो बहुत बहुत बधाई दूंगा डेन प्रीमियर लीग के आयोजकों को, जो उन्होंने एक ऐसा इवेंट कराया जिसमें उनके एम्प्लॉयज़ स्पेशली एम्प्लॉयज़ को वो चांस दिया। अपार्ट फ्रॉम जो आपके नॉर्मल प्रोफेशनल टाइम होता है जिसमें आप वर्कलोड रहता है, स्ट्रेस रहता है, आपका फैमिली का भी स्ट्रेस घर पे रहता है, तो ये स्पोर्ट्स एक स्ट्रेस बस्टर होते हैं। और जितने अभी साइलेंट बीमारियाँ चल रही है जैसे डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, उसको भी बस्ट आउट करते हैं। फिर आपको एक मौका मिलता है अपने कोलीग्स के साथ इनफॉर्मल माहौल में अपनी प्रॉब्लम शेयर करने का। और स्पोर्ट्स जैसी क्रिकेट है वो तो हम लोगों के खून में ही है। और यहाँ का माहौल देखकर बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं फ्यूचर में ही जल्दी किसी ना किसी टीम के साथ मैं मेंबर बन के खेलूँगा यहाँ पर। और मैं इनको बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा कि इन्होंने इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया। और ये मेरा प्रिविलेज है कि मैं यहाँ पर आकर ये विटनेस कर रहा हूँ। और मैं तो आपसे लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग भी हैं किसी टीम का पार्ट? अच्छा, ओके, तो ज़रूर खेलिए। और इस इवेंट को अगर इवेंट एक बार होता है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस मुझे लगता है कि हफ्ते में 2 बार 3 बार हम लोग को करते रहने चाहिए था। और जैसा NRI के काफ़ी पास है तो आई ट्राई कि यहाँ पर मैं प्रैक्टिस के लिए आता रहूँ। और माहौल बहुत अच्छा है। आपकी भी यादें हैं क्रिकेट से, यही बचपन की किस तरीके से? मेरी यादें क्या, हाँ, आप मेरी वाइफ से पूछिए, कहती है कि अभी भी आप ये तेंदुलकर को क्यों देखते रहते हो? शारजहाँ का वो जो मैच था इसमें ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट खेले थे, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2003 का मैच जिसमें उसने शोएब अख्तर को कट मार के छक्का मारा, तो ऐसे बहुत सारी मेरी उससे यादें हैं। और क्रिकेट में मेरी, जो मैंने आपको पहले ही अभी बताया कि मेरी मदर ने मेरी बहुत पिटाई करी थी, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां आते ही हम सुबह 5 बजे निकल जाते थे और दोपहर में 12 बजे आते थे, फिर 3 बजे मैच खेलने चले जाते थे। तो उनके हिसाब से तो हो गया था कि हम कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे ही टाइम काटते रहेंगे। बट उतनी पिटाई की वजह से IIT क्लियर हो गई और उसके बाद अफसर भी बन गए। लेकिन क्रिकेट जो है जुड़ा है बचपन से ही। और हमको लगता है चाहे इंडिया वर्ल्ड कप में हारने के बाद लोग देखना बंद कर देते हैं, लेकिन मैं क्रिकेट से प्यार करता हूँ। मैं क्रिकेट इनफैक्ट इंडिया का ही नहीं, मैं दूसरे कंट्री का भी क्रिकेट मैच देखता हूँ, भी टेस्ट मैच भी देखता हूँ, तो मुझे क्रिकेट बहुत प्यार है। देखिए, हम लोग ने सीजन 10 2020 में हमारे हो गए थे। कोविड के चलते हुए ये करीब 4 साल का गैप रहा। और इस 4 सालों में हमने और हमारी टीम ने DPL को बहुत मिस किया। DPL एक खेल है और खेल की भावना है, उसके साथ हम लोग का एक इंटरनल बिजनेस से हट के एक स्पोर्ट्स है जिसमें पूरे प्रदेश से अलग अलग जगह से हमारे जो बिजनेस के पार्टनर हैं वो आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। बिजनेस थॉट शेयर होते हैं, बिजनेस का और इस भागा दौड़े की ज़िंदगी का जो स्ट्रेस है वो 6-7 दिन रह के खेल के हम लोग स्ट्रेस भी रिलीज़ करते हैं। जब हम लोग ने DPL की सोच की थी और शुरुआत की थी और जिस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से हम लोग को लेके चले, उस समय केवल एक IPL ही होता था। अभी आप कानपुर में भी देख रहे होंगे कि हर जगह
बहुत सारी इस तरीके की लीगें शुरू हो गई हैं जिसमें ऑक्शन होता है, टीम ओनर होते हैं, प्लेयर होते हैं, नॉकआउट मैच होते हैं। हम लोग ने 15-16 साल पहले इस सोच के साथ ये लीग की शुरुआत की थी और बड़ी सक्सेस रही और बहुत लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उत्साहपूर्वक देखते हैं। 11वें में बहुत ज़्यादा उत्साह है क्योंकि 4 साल बाद हो रहा है। किस तरीके की प्राइस बनी है, किस तरीके से हौसला बढ़े, प्राइस बनी वृद्धि आती है, कैश पैसे वृद्धि आते हैं, क्या इस बार क्या है? देखिए इस बार जो विनिंग टीम है उसके हर मेंबर को 51,000 रुपये कैश प्राइस है, रनिंग को 25,000 रुपये है, मैन ऑफ द सीरीज को 2,51,000 रुपये कैश है और मैन ऑफ द मैच 32 इंच का LED टीवी है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।